मार्जिन तो देखो 20% का मार्जिन है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। एक आधार कार्ड चाहिए होता है, एक पैन कार्ड चाहिए होता है। आधार कार्ड इसलिए चाहिए कि उससे पहचान होती है कि आप माल कहाँ भेजें। जैसे मान लो जीएसटी वाला पूछता है कि ये बिल नंबर इतने का माल आपने किसको भेजा है, तो हम तो किसी के नाम से भी काट सकते हैं। तो वो बताना पड़ता है कि भैया ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर हैं, ये इनका एड्रेस है, ये इनकी पहचान पत्र है। तो आधार कार्ड उसके लिए चाहिए होता है। और पैन नंबर इसलिए चाहिए होता है कि वो जानना चाहता है कि ये आदमी जिसको आपने माल भेजा है, ये आदमी कहीं व्यवसाय कर रहा है क्या। व्यवसाय कर रहा है तो क्या इसके नाम जीएसटी है। यदि जीएसटी है तो जो है कितना पे करता है, क्या पे करता है, आपने बिना जीएसटी का माल भेजा है क्या। जैसे आपके पास जीएसटी नंबर है और मान लो हमने आपको जो बिल बनाया उसमें हम आपका जीएसटी नंबर नहीं लिखे, तो वो हमको फाइन कर देगा। वो इसलिए फाइन करेगा कि भैया ये जीएसटी वाला आदमी है, आपने जीएसटी जो है वो नहीं किया है। तो 50,000 रुपये तक का फाइन होता है। तो वो जीएसटी नंबर जानने के लिए पैन नंबर लेते हैं सब। तो जब आपका वो पैन नंबर अपने पोर्टल में डालेगा ना, ऐप में, तो बता देगा कि आप करते क्या है ना। यदि जीएसटी नंबर होगा तो पूरा डिटेल खाका बता देगा, कितने महीने कितनी सेल हुई, कितना आपने जीएसटी जमा किया है, क्या किया है, कैसे किया है। तो इसलिए 2 डॉक्यूमेंट तो जरूरी है व्यवसाय करने के लिए, एक आधार कार्ड और एक। अब उसी जीएसटी पे आते हैं बीरेंद्र जी, सभी को बताते हैं एक्चुअली जीएसटी का क्या रूल है भारत में। कि यदि कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे मसाला बेचते हैं, टॉफ़ी बेचते हैं, बिस्कुट बेचते हैं, तेल बेचते हैं, दाल बेचते हैं, आटा बेचते हैं, चावल बेचते हैं, बेसन बेचते हैं, सूजी बेचते हैं, मैदा बेचते हैं, ये सब प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है। और जैसे कोई टेंट लगाता है, मैरिज हॉल देता है शादी पे किराए के लिए, उसको सर्विस बोलते हैं, है ना। और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट का जो वो है, वो जो है 40 लाख रुपए तक एक साल में आप कारोबार करते हैं तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। या यदि आप सर्विस में हैं, सर्विस सेक्टर में है, तो आपको 20 लाख का कारोबार है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। एक साल में 20 लाख का कारोबार। तो हम लोग ये कहते हैं जब आपका 20 लाख हो जाए, चाहे आप सर्विस में मानो या चाहे आप प्रोडक्ट में मानो, 20 लाख का हम लोग ने लिमिट रखा है कि 20 लाख का कारोबार आप जैसे ही करते हैं वैसे ही आप एक जीएसटी नंबर जरूर ले लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि 20 लाख तक के कारोबार करने वालों को हम जो है माल जो है बिना जीएसटी के भी भेज सकते हैं। ठीक है। लेकिन 50,000 रुपये से ज्यादा का माल नहीं होगा। समझ रहे हैं। मतलब जैसे आपने कह दिया कि हमको 1 लाख का माल भेज दीजिए और आपके पास जीएसटी नहीं है, तो हम नहीं भेज पाएंगे। हम 49,999 रुपये तक का ही माल भेज पाएंगे। ठीक। 50 के नीचे और 50 के ऊपर जो भी माल जाएगा उसके लिए क्या है, नहीं विदाउट जीएसटी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो उनका नियम है कि जब 50 के ऊपर का बिल होगा तो आपको जो है ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। उनके पोर्टल पे जा करके आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप 50,000 से ऊपर का माल किस पार्टी को भेज रहे हैं, किस ट्रक से भेज रहे हैं, किस गाड़ी से भेज रहे हैं, किस ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं, वो भी बताना पड़ता है। तो वो ट्रांसपोर्ट वाले का भी जीएसटी लगता है, कंपनी का भी लगता है, और जिसको माल जाता है उसका भी जीएसटी लगता है। तो जब आपके पास जीएसटी नहीं है तो कहां से भेजेंगे, बन ही नहीं पाएगा। तो 50,000 तक, इसीलिए हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो लिमिट है हमारा खरीदने का, वो हम लोग 50,000 रुपये का रखे हुए हैं
कि 50,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूटर का लिमिट है कि 50,000 रुपये तक आप बिल करिए, हम आपको जो है आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे भेज देंगे। ठीक है। और मान लीजिए मार्केट में आप काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई हमको जीएसटी बिल चाहिए। जैसे विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार, इस तरह के जो मार्ट वाले रहते हैं, तो वो बिना जीएसटी का माल नहीं लेगा आपका, है ना। वो बोलेगा कि अरे भैया जीएसटी है तेरे पास, तो आप बोलोगे नहीं है, बोलेगे जाओ। तो उसके लिए एक तरीका है कि आप बोलिए कि भैया मैं जो है बिल करूंगा, मैं कंपनी के बिहाफ पे करूंगा, है ना। तो बिल आप बनवाएंगे यहाँ से कंपनी से, भाई कंपनी का जीएसटी तो है ही है और उस पार्टी का भी जीएसटी है जिसको माल देना है। तो जिस रेट पे आपने तय किया है उसी रेट पे उसको बिल बनवा देंगे यहाँ से और माल सप्लाई हो जाएगा, ये रहता है। तो बिना जीएसटी के भी जो है आप कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के आधार पे आप काम कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं हाँ भैया जीएसटी बिल मिलेगा, लेकिन मेरा नहीं होगा, मेरे कंपनी का होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो है आपको बताना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि आप व्यापारी हैं, व्यवसाय करने आ रहे हैं, तो मेरा सबसे यही अनुरोध रहता है कि यदि आपने व्यवसाय को ही अपना कैरियर चुना है तो आपको जीएसटी लेना चाहिए, मेरा ये है। ठीक है। अभी क्या है, अभी देखो, अभी आप कारोबार शुरू करोगे, अब आपको जीएसटी रिटर्न जो है हर महीने, हर 3 महीने फाइल करना पड़ेगा। तो जब आपके पास जो है वो नॉलेज नहीं है तो आप जाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, सीए के पास। अब वो 1,000 रुपये से कम नहीं लेते हैं सब, जितने भी टैक्स वाले हैं वो 1,000 रुपये महीने लेते हैं सब। अब मान लो कि कारोबार हम कर रहे हैं 2 लाख रुपए का और 1,000 रुपये उसी को दे दें हर महीने, तो क्या मतलब है यार। तो कभी कोई मतलब नहीं है ना। जब हमारा कारोबार 20 लाख से ऊपर हो तो 1,000 रुपया देने में भी जो है अपने को परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब 2 लाख का कारोबार कर रहे हैं, 50,000 का कारोबार कर रहे हैं और 1,000 रुपया महीना हम उन्हीं को दे दें, तो आप समझ लो कितना % हो गया। तो दिक्कत है। तो हाँ, तो खर्चा जो है, देखिए व्यापार में आपको आमदनी बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ानी है, तो आपको खर्चा जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। जब कारोबार बढ़े, टर्नओवर बढ़े, तो आप जो है खर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन शुरुआत के दिनों में हमारे हिसाब से, हमारे ख्याल से आप जो है 20 लाख तक का जब कारोबार हो जाए उसके बाद आप जीएसटी लीजिए। जीएसटी लेने में कोई परेशानी नहीं है। आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए, और जो कोई भी फॉर्म आप बनाए हो उस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपने वीरेंद्र एंड कंपनी बना लिया, तो वीरेंद्र एंड कंपनी का जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन जो है ना भारत में 3 तरीके से होता है। तो जैसे आप प्रोप्राइटरशिप बनाओगे, है ना, अकेले मालिक हो उसका, तो प्रोप्राइटरशिप बनेगा। उस स्थिति में वीरेंद्र एंड कंपनी का नाम आएगा और उसको आपको जो है दुकान एवं वाणिज्य लॉ के तहत जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो लेबर डिपार्टमेंट से होता है। वहाँ जाके बताना पड़ेगा कि भैया मेरी ये दुकान है, मेरी ये ऑफिस है, मेरा ये एड्रेस है ना। और वो फीस लेते हैं लेबर ऑफिस में, वो फॉर्म भर करके जमा करना था। ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, ठीक है, और वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दूसरा ये तरीका है कि यदि आप मान लीजिए कि कोई पार्टनर ले लिया है, मान लीजिए आपके पास पूंजी कम है, तो आप सोचे कि यार चलते हैं मिस्टर वाई को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि यार तुम भी 10, 20, 50 हज़ार रुपया लगाओ। तो यदि वो लगा देता है तो वो पार्टनरशिप हो जाता है, यानी 2 लोग हो गए। तो एक से जब 2 लोग हो जाते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो वो पार्टनरशिप का समझौता होता है
समझौता इन द सेंस कि आपस में आप समझौता, मान लो आपने 1 लाख रुपए की पूंजी जुटानी थी, आपने लगाया 75,000 रुपया, पार्टनर ने लगाया 25,000 रुपया, तो उसका शेयर कम हो गया ना, यानी 25% हुआ, आपका तो 75% हुआ। तो आप जो लिखा पढ़ी करोगे, समझौता जो करोगे, उसमें लिखोगे भैया आप जो प्रॉफिट आएगा उसका 25% तुमको देंगे, 75% मैं लूंगा, ठीक है। और यदि तुम काम करते हो तो मैं तुमको तनख्वाह दूंगा, है ना। दिन भर मार्केट करते हो, जाते हो, सेल करके आते हो, तो हम तुमको महीने में 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, 25,000, जो आप तय करोगे वो होगा। आप लिखोगे कि मैं भी काम करूंगा तो मैं जो है 10,000 लूंगा, 20,000 लूंगा या 25,000 लूंगा, तो वो सब लिख करके उसमें जो है वो एक कागज बनता है, और वो कागज बन करके जो है ना रजिस्ट्रेशन होता है उसका। तो जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वही जो है दोनों पक्षों पे मान्य होगा। फिर उसका पैन कार्ड अलग बनेगा, हाँ, उसका पैन कार्ड अलग बनेगा, चूंकि वो पार्टनरशिप फॉर्म हो गया तो उसका पैन कार्ड अलग बनेगा, लेकिन आधार कार्ड दोनों लोगों का लगेगा। तो एक तो पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, एक तो आप खुदे मालिक हो तो आप ही का आधार लगेगा या आप ही का पैन लगेगा, उसको प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। तो भारत में ज़्यादातर जो है ना प्रोप्राइटरशिप बनती है, आसान है बनाना इसको। पार्टनर वाले में तो भैया आप मान लो कि वो तय किए, नहीं माना, नहीं हुआ, वो कह रहा नहीं हम तो 25,000 लगाएंगे या 50% प्रॉफिट लेंगे, तो दोगे आप, नहीं दोगे, दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, तो वो निर्भर करता है आपके ऊपर। दूसरा जो तरीका है, तीसरा, वो जो है कंपनी बनाने का, है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इस तरह की जो है कंपनियां जो है भारत में बनाने का भारत सरकार ने अधिकार दे रखा है। तो यदि आप मान लो कि जैसे हम लोग हैं, जैसे मेरी कंपनी है, इसका नाम है इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। और ये यदि हम मान लो कि इसमें से लोगों से पैसा जुटा ले, जैसे आपको बोले कि भैया हमारे कंपनी में शेयर होल्डर बन जाओ, भागीदार बन जाओ, तो वो जो है पब्लिक लिमिटेड होगी, है ना। यदि 7 आदमी से ऊपर उस कंपनी में आदमी आ गए तो पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 आदमी होना चाहिए तो प्राइवेट लिमिटेड होगी, ठीक है। तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन होता है। तो खैर ये तो बात की बात है, सिंपल फॉर्म है कि आप जो है अपने उसमें प्रोप्राइटरशिप फॉर्म खोलिए, उसको दुकान शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसका एक बैंक में करंट अकाउंट खोल लीजिए, चेकबुक इशू करा लीजिए, 2 ठो मोहर बना लीजिए, एक पे एड्रेस, फ़ोन नंबर ये सब लिखा हुआ हो, और एक जो है साइन करने वाला वो बना लीजिए। नाम जैसे मान लीजिए वीरेंद्र एंड कंपनी, बीच में जो है गैप दे दिया और नीचे नाम लिख दिया प्रोप्राइटर, क्या लिख दिया, प्रोप्राइटर। अब जैसे चेक साइन करना है तो उसी में मुहर लगा करके फिर साइन करना होगा, या कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है तो वो मुहर लगा करके आपको साइन करना होगा। तो ये प्रोसेस है।